Welcome to our YouTube channel Learn with आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एटसेट्रा के बारे में हमने सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अवश्य पसंद आई होगी तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करनी है कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे उसको करेंगे, कैसे उसकी पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं हाउ वी विल कैलकुलेट, हाउ वी विल डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड इट्स पेमेंट। कैसे उस अमाउंट को डिसाइड करेंगे और कैसे उसकी पेमेंट करेंगे। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू हिम। गुडविल की, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस की सभी एडजस्टमेंट करने के बाद हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और डिटरमाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कितनी अमाउंट उसको हमें पे करनी है। उसके बाद हम अरेंजमेंट करेंगे पेमेंट का, कि पेमेंट की व्यवस्था करेंगे, कहां से हमें पेमेंट करनी है, बैंक से या कैश से। अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्या होगा। फॉर मेकिंग पेमेंट इन कैश और बाय बैंक, अगर हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश में कर रहे हैं तो कैश और बैंक से कर रहे हैं तो बैंक। पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को हमने पेमेंट कर दी। इफ द रिक्वायर्ड कैश इज नॉट अवेलेबल टू पे द अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए हमारे पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, देन इस अमाउंट को हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, उसके लोन खाते में हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो अमाउंट हमें उसकी देनी थी वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गया है, तो जो अमाउंट पेबल है वो उसके लोन खाते में आपने ट्रांसफर करनी है। अगर वो पेमेंट की कहे तभी आपने पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट की नहीं कहता तो आपने उसके लोन अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर करनी है। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो ध्यान देना है, अमाउंट द पेमेंट of loan is made as per the term of agreement settled at the time of retirement of a partner। उसके लोन की जो पेमेंट है वो रिटायरमेंट के समय जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत उसकी पेमेंट करनी है। यदि उनके बीच में कोई स्पष्ट एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 37 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसमें उसके पास, रिटायरिंग पार्टनर के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। 6% पर एनम वो इंटरेस्ट उस अमाउंट पर चार्ज कर सकता है, या उस अमाउंट से पार्टनर्स ने फर्म में जो प्रॉफिट अर्न किया है उस अमाउंट से उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया है
दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अमाउंट वो लेने का हकदार होगा। एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 6% पर एनम इंटरेस्ट या उस अमाउंट से जो प्रॉफिट अर्न किया है, जो भी अमाउंट दोनों में से ज्यादा होगी वो लेने का हकदार होगा रिटायरिंग पार्टनर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी ये ध्यान रखनी है, अगर पेमेंट का स्पष्ट रूप से नहीं कहा है क्वेश्चन में, तो आपको पेमेंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो इन दो बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कैसे करेंगे। XYZ पार्टनर है एक फर्म में 3:1 की रेशो में। Y रिटायर हो गया 1 अगस्त 2018 को। उस दिन XYZ की कैपिटल सभी नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के बाद X की थी 4,50,000, Y की थी 3,20,000 और Z की थी 1,55,000। X और Z continue to carry on the business for 8 months without settling the account of Y। अकाउंट Y का सेटल किए बगैर X और Z ने बिजनेस को लगातार 8 महीने तक कैरी किया। वो बिजनेस को ऐसे ही उसका हिसाब किताब किए बगैर चलाते रहे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 मंथ दैट इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, उन्होंने 65,500 का प्रॉफिट अर्न किया फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज। आपको यह बताना है कि धारा 37 के अंतर्गत कौन से दो विकल्प अवेलेबल है रिटायरिंग पार्टनर के पास और कौन से ऑप्शन को, कौन से विकल्प का वो चुनाव करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों विकल्पों पे उसकी अमाउंट निकालेंगे। तो पहले उसकी अमाउंट थी 3,20,000, उसको देने थे 6% पर एनम की रेट से, 6% पर एनम की रेट से 8 मंथ उन्होंने उसका अकाउंट सेटल किए बगैर बिजनेस किया है, तो 8 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट हो गया 12,800, 3,20,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12, तो ये आ गया 12,800। अब दूसरा विकल्प में हम देखेंगे उसको क्या मिलेगा। Y का हिस्सा हम निकालेंगे प्रॉफिट में। टोटल इन्वेस्टमेंट फर्म की है 9,25,000, 450 X का है, 320 Y का है, 155 Z का है। तो टोटल 9,25,000 उनकी इन्वेस्टमेंट है। इस 8 महीने में उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 65,500 प्रॉफिट अर्न किया। तो Y का हिस्सा कितना आएगा, 65,000 उन्होंने अर्न किए 9,25,000 की कैपिटल पर, इनटू में 3,20,000, तो 65 डिवाइड बाय 925 इनटू में 320, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा आ गया इस कैपिटल से जो उन्होंने अर्न किया 22,659। पहले में उसको 12,800 मिल रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में उसके पास 22,659 रुपए लेने का प्रावधान है। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा अमाउंट होगी वही Y लेगा। तो सिंस अमाउंट पेबल टू Y इन ऑप्शन 2 इज मोर, दूसरे विकल्प पर उसको जो अमाउंट मिल रही है वो ज्यादा है, सो वो सेकंड ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और सेकंड ऑप्शन को अवेल करेगा और 22,659 रुपए वो फर्म से प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ABC एक फर्म में पार्टनर है 2:2:1 में। उनकी बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2008 को गिवन है।
तो उनकी बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? क्रेडिटर है 75,000, प्रोविडेंट फंड है। ये प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होता है, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है प्रोविडेंट फंड है ये फ्री है, फ्री नहीं है। प्रोविडेंट फंड फर्म की लाइबिलिटी है, तो इसको लाइबिलिटी ट्रीट करना है। रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कैपिटल है ए बी और सी की, कैश एट बैंक गिवन है, डेटर्स दिया है, लेस प्रोविजन दिया है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, पेटेंट है, कंप्यूटर है, प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये बैलेंस शीट में सब दिया है। आगे क्या कहता है? वो कहता है बी रिटायर हो गया, बैलेंस शीट की डेट पर बी रिटायर हो गया। तो क्या डिसाइड किया? गुडविल फर्म की वैल्यूएट करनी है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के औसत लाभ, अधिलाभ को हमें कैलकुलेट करना है। उसके बेस पर, उसके 3 गुना के बेस पर हमें गुडविल वैल्यूएट करनी है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिस्क ऑफ बिजनेस, द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर एस्टिमेटेड 85,000। जो नॉर्मल प्रॉफिट इसी प्रकार की अन्य फर्मों के द्वारा इतनी इन्वेस्टमेंट से अर्न किया जा रहा है वो 85,000 है। बट द एक्चुअल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का दिया है, 2005 का है 1,10,000, 2006 का है 90,000, 2007 का है 1,25,000 और 2008 का है 75,000। पेटेंट को डेप्रिसिएट करना है 20% से, कंप्यूटर को डेप्रिसिएट करना है 15% से, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए इंक्रीज करना है अप टू 5%, 5% तक उसको बढ़ाना है। बी ने इन्वेस्टमेंट को 72,000 पर ले लिया है, प्रेजेंट वैल्यू प्लांट की 1,38,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट में 30,000 का क्लेम है, 30,000 की लाइबिलिटी है। बी को 1,05,000 नगद में पे कर दिए, बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है कंटिन्यूइंग पार्टनर की। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो फर्म की गुडविल निकालनी है, उसके लिए हमें लास्ट 4 ईयर का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है 1,10,000, 90,000, 1,25,000, 75,000। सभी को ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीस। नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखा है, सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख अभी हमने कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट 85,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000। अब हम 3 ईयर परचेज के बेस पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट हमारा 15,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी 45,000। अब इसमें बी का हिस्सा निकालेंगे 45,000, बी का शेयर था 2/5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का हिस्सा आ गया 18,000 रुपीज। तो बी के हिस्से की गुडविल है 18,000। फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले वो कहता है पेटेंट को 20% से डेप्रिसिएट करना है। बुक्स में पेटेंट की वैल्यू है 50,000, 20% हो गया 10,000, सो उसको कम करना है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा और पेटेंट को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000। पेटेंट को क्रेडिट कर दिया, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। फिर कहता है कंप्यूटर को हमें कम करना है 15% से। तो कंप्यूटर बैलेंस शीट में गिवन है 30,000 का, तो 4,500 से वो कम हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा
कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू कंप्यूटर 4500। फिर नेक्स्ट कहता है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पर 5%। तो पहले कितना प्रोविजन है और कितने के डेटर है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। तो डेटर हमारे ऑलरेडी बुक्स में है 1 लाख की, 1 लाख का 5% हमें प्रोविजन बनाना है 5000 रुपीज, लेकिन 3500 का प्रोविजन ऑलरेडी है, तो 1500 रुपीज की व्यवस्था हमें और करनी है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1500 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट को बी ने 72,000 पर ले लिया, बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 80,000, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 रुपए कम हो गई, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज। उसके बाद कहता है कि प्लांट की प्रेजेंट वैल्यू 1,38,000 है, बुक में प्लांट की वैल्यू 1,50,000 है, तो 12,000 रुपीज वो कम हो गया। तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में हम लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्लांट 12,000 रुपीज। फिर रीवैल्यूएशन से रिलेटेड वो कोई एंट्री नहीं कहता। वर्कमैन कंपनसेशन का कहता है 30,000 की लाइबिलिटी है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन में पैसा हमारे पास 42,000 है, तो रीवैल्यूएशन में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड का टोटल 36,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो 36,000 का लॉस हो गया। सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए 14,400 से, बी 14,400 से और सी 7,200 से। 2:1 उनकी जो ओल्ड रेशियो थी उसमें इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले उनका जो बैलेंस दिया हुआ है वो लिखेंगे, ए का 4 लाख था, बी का 3,65,000 था, सी का 1,74,500 था। फिर बैलेंस शीट में जो रिजर्व फंड हमें गिवन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। उसके अलावा हमारे पास कोई फ्री रिजर्व नहीं है, तो रिजर्व फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी ओल्ड रेशो में, तो क्या हो जाएगा, रिजर्व फंड डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल 2:1 में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 24,000 से ए, 24,000 से बी और 12,000 से सी क्रेडिट हो जाएगा। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में हमारे पास 42,000 रुपए बैलेंस शीट में गिवन है, 30,000 की उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी है, 12,000 रुपए फ्री बच गए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में, तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू ए टू बी टू सी 2:1 में ये 12,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे, 4,800 रुपीज ए, 4,800 से बी और 2,400 से सी क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन का लॉस आया है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, तो ए डेबिट हो जाएगा 14,400 से, बी 14,400 से और सी 7,200 रुपीज से। फिर बी ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया था तो बी को डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे 72,000 से। फिर बी के हिस्से की जो गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। बी के हिस्से की गुडविल हमने वर्किंग नोट में निकाली थी, 18,000 आया था, जो
कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनकी गेन रेशियो में वो डेबिट हो जाएंगे और बी क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट 12,000 से बी क्रेडिट, बाय सी कैपिटल अकाउंट 6,000 से बी क्रेडिट, और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ए 12,000 से डेबिट और सी 6,000 से डेबिट हो जाएगा। फिर कहता है बी को हमने 1,05,000 रुपीज कैश में पे कर दिया, बाकी जो अमाउंट बचती है उसका टोटल करके और उसमें से ये लेस करके 2,20,400 बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। बाकी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस निकाला, ए का आ गया 4,02,400, बी का आ गया सी का आ गया 1,75,700। फिर हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कैश एट बैंक है हमारा 1,25,000 था, 1,05,000 हमने बी को पे कर दिए तो 20,000 बच गया। डेटर हमारे 1 लाख के थे, 5,000 का प्रोविजन बनाया था, 95,000 आ गया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, 220 आ गया। पेटेंट हमारा 50,000 का था, 10,000 से कम किया था 20%, 40,000 आ गया। कंप्यूटर हमारा 30,000 का था, 15% 4,500 से कम किया था तो 25,500 का आ गया। प्लांट हमारा 1,38,000 पर वैल्यूएट किया था, 1,50,000 का था, 12 से कम हो गया तो 1,38,000 आ गया। लैंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज आ जाएगी। क्रेडिटर में हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी थी 30,000 की वो आ जाएगी। रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो नहीं आएगा। बी के कैपिटल की जगह बी का लोन अकाउंट आ गया 2,20,400। ए का कैपिटल का बैलेंस और सी का हमने निकाला था, उसको लिख देंगे। लायबिलिटी और एसेट साइड हमारी इक्वल आएगी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी पार्टनर है 3:1 की रेशो में। उनकी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2012 को। उसमें क्या दिया है, क्रेडिटर दिए हैं 54,000 के, रिजर्व फंड दिया है 33,000, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की है 1,82,000, सी की है 1,47,000। प्रॉफिट दिया है 2012 का 1,50,000। दैट मीन्स कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है अभी तक। कैश एट बैंक दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिए हैं, इन्वेस्टमेंट है, मशीन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। क्या डिसाइड होता है, अबोव बैलेंस शीट इज नॉट करेक्ट। अबोव बैलेंस शीट जो दे रखी है वो करेक्ट नहीं है। सी हैज रिटायर्ड ऑन 30 सितंबर 2012। 30 सितंबर 2012 को सी रिटायर हो गया था। कोई एडजस्टमेंट सी के रिटायरमेंट के समय नहीं की गई। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक देम, आपको वो एडजस्टमेंट करनी है और बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना है। गुडविल फर्म की वैल्यूएट की गई है 42,000 पर। तो कैसे हम करेंगे, पहले वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट 2012 का कंप्लीट दे रखा है, वो हमें बाइफरकेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अज्यूम प्रॉफिट हमारा थ्रू आउट द ईयर इवनली वो अक्कर हुआ है, हमने थ्रू आउट द ईयर उसको एक ही रेट से अर्न किया है। तो पहले 9 महीने का जनवरी से लेकर सितंबर 30 तक का प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट है 1,50,000 होल ईयर का। 12 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मंथ का प्रॉफिट आ गया 1,12,500। ये अमाउंट तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम रेस्ट 3 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे, जब सी रिटायर हो गया था उसके बाद का। तो सी के रिटायर होने के बाद का प्रॉफिट, टोटल साल का प्रॉफिट है 150, 12 से डिवाइड करेंगे, 3 मंथ का आ गया 37,500। अब सी के पास 2 ऑप्शन है, या तो उसकी अमाउंट से 3 महीने में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो ले ले, या उस पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ले ले। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सी अमाउंट ज्यादा है, 6% अगर हम ब्याज लगाते हैं या उसको जो प्रॉफिट अर्न किया है वो।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड द कैपिटल, उसके लिए हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी कि रिटायरमेंट के समय दैट इज 30 सितंबर 2012 को उसकी कैपिटल क्या थी। तो पहले 9 महीने का हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या है, उनका कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, वो लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस ए का है 3 लाख, बी का है 1,82,000, सी का है 1,47,000। बैलेंस शीट में उस समय जो रिजर्व फंड दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनकी ओल्ड रेशियो में 16,500 ए क्रेडिट हो जाएगा, 11,000 बी क्रेडिट हो जाएगा और 5,500 से सी क्रेडिट हो जाएगा। फिर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। गुडविल फर्म की दे रखी है तो सी के हिस्से की आएगी 7,000 रुपये, वो ए डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा उनकी गेनिंग रेशियो में। तो ए डेबिट होगा 4200 से और बी डेबिट होगा 2800 से। तो 4200 से ए डेबिट और 2800 से बी डेबिट और सी क्रेडिट हो जाएगा। फिर 9 महीने का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 की रेशियो में। तो 56,250 ए को, 37,500 बी को और 18,750 सी को मिलेंगी। अब उन तीनों की 30 सितंबर 2012 को कैपिटल होगी। ए की 3,68,500, बी की 2,27,700 और सी की 1,78,250। अब हम सी के पास 2 ऑप्शन है तो वो कौन से ऑप्शन को अवेल करेगा वो देखेंगे। सी का प्रॉफिट या इंटरेस्ट 3 महीने का, तो पहले ऑप्शन में उसका 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। उसकी कैपिटल है 1,78,250, 6% की रेट से 3 मंथ का उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 2,673 रुपीज 75 पैसा। दूसरा ऑप्शन है टोटल फर्म की कैपिटल, तीनों की कैपिटल ऐड कर लेंगे। 7,74,500 है, उससे उन्होंने 3 महीने में कितना प्रॉफिट अर्न किया, 37,500 अर्न किया। 1,78,250 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,631 उसका प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उसका ज्यादा है, तो सी ऑप्शन सेकंड को ऑप्ट करते हुए 8,631 रुपए लेना पसंद करेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 28,869 कंटिन्यूइंग पार्टनर में उनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो उनकी न्यू रेशियो है 3:2, उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए को मिलेंगे 17,321 और बी को मिलेंगे 11,548। फिर उनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा, उनका बैलेंस था जो 9 मंथ के बाद 30 सितंबर को निकला था। ए का था 3,68,550, बी का था 2,27,700, सी का था 1,78,250। 3 महीने का प्रॉफिट सी का तो हमने निकाला था 8,631, बाकी 3:2 की रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्रेडिट हो जाएगा। सी की जो अमाउंट है पेमेंट नहीं की है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, बाकी ए और बी का बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम सीखा कि कैसे हम बाइफरकेट करके कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फर्म की। बैंक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, डेटर में कोई चेंज नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं, मशीन में कोई चेंज नहीं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं। जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सी का लोन आ गया और ए और बी की कैपिटल आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम रिटायरिंग पार्टनर को क्या अमाउंट पे करनी है वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम वो निकालेंगे, और अगर पेमेंट की कहा है तो उसकी व्यवस्था करके उसको हम पेमेंट करेंगे। और अगर पेमेंट की नहीं कहा तो न्यू जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन अकाउंट में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर विशेष 2 बातें हमारी ध्यान देने योग्य हैं। एक तो
सेक्शन 37 और एक अगर पेमेंट की नहीं कहा तो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच।